हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास के अंदर हमने बेटा सिमेट्रिक सर्किट्स कंप्लीट कर लिया था, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ बेसिक टॉपिक्स हम लोग देखेंगे आज। बेसिकली पहले हम लोग बात करेंगे वेरिएबल रजिस्टर्स की, फिर शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, फ्यूज़ की, फिर उसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ मूव करेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम बात करें वेरिएबल रजिस्टर्स की। तो सर्किट के अंदर बेसिकली ये यूज़ होते हैं और वहाँ पर यूज़ होते हैं जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को कंटिन्यूसली वैरी करना हो, है ना। डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, तो फैंस के रेगुलेटर के अंदर वेरिएबल रजिस्टर यूज़ होता है। वहाँ पर हमें क्या करना होता है, अगर करंट को बढ़ानी या घटानी होती है, यानी कि स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करनी होती है, तो हम लोग रेगुलेटर को यूज़ करते हैं, है ना। अगर मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा दी इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो करंट डिक्रीज हो जाएगी, पंखा धीरे चलने लगेगा, है ना। और अगर हम क्या करते हैं, अगर हम स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस को कम कर देंगे, पंखा तेज़ी से घूमने लगेगा, करंट ज़्यादा बहने लगेगी। हाँ, यस, देखते हैं। कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बेसिकली, वेरिएबल रेजिस्टेंस बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए यूज आता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है पहले वो लिख लेते हैं। देखो, इट इज अ यस, सबसे पहले तो इट इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस। It is a three-terminal device used to vary resistance in a electric circuit. Vary resistance in a electric circuit. यस, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से तीन टर्मिनल्स होता है। देखें इसका, मान लो कि ये रजिस्टर है हमारे पास, ठीक है। यस, एल लेंथ रजिस्टर की है और यहाँ पर बेसिकली एक थर्ड टर्मिनल और होता है, ठीक है। यस, एक टर्मिनल ये रहा, दूसरा टर्मिनल बेटा ये रहा और तीसरा टर्मिनल ये रहा। तीन टर्मिनल का ये डिवाइस होता है जिसमें कि दो टर्मिनल जो है वो सर्किट के अंदर कनेक्टेड होता है और एक टर्मिनल फ्री रहता है। ये वाला तो जिस पे एरो बनाया गया है ये तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्टेड होता ही होता है, साथ के साथ इनमें से केवल एक कनेक्ट होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में और एक फ्री टर्मिनल रहेगा इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। देखें किस तरीके से इसको कनेक्ट करते हैं और किस तरीके से हम लोग इसका रेजिस्टेंस वैरी करते हैं इस रजिस्टर की हेल्प से। बेसिकली करते क्या है, इसको हम लोग है ना मूव करवाते हैं। जब मूव करवाएंगे तो लेंथ क्या करेगी, वैरी करेगी। देखें कुछ इस तरीके से बात हो रही है, जब हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे तब ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। लेट्स से कि हमारा वेरिएबल रजिस्टर है, ये इसके दो टर्मिनल्स हो गए और इनमें से एक टर्मिनल को हमने क्या करा, इन दोनों में से तो एक टर्मिनल को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है यार। लेट्स से कि है ना हमने यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर दी, यस, और एक रजिस्टर और हमने कनेक्ट कर रखा है, यस, इस तरीके से कनेक्ट कर रखे हैं। कितने टर्मिनल है, एक, दो और तीन टर्मिनल इसके हैं, है ना। तीन टर्मिनल हमने बना रखे हैं, तीसरा वाला ऐसे दिखा सकते हो। तीन टर्मिनल हमने बना रखे हैं, है ना। तीन में से दो क्या कर रखे हैं, दो को हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट किया है, तीसरे को कनेक्ट नहीं किया है। तो देखिए करंट किस तरीके से बहेगी, कुछ इस तरीके से करंट इसमें बहने वाली है। बैटरी में से करंट निकली, करंट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और फिर ऐसे होते हुए आ जाएगी। क्या इस पार्ट में कोई करंट बहेगी, तो बोलोगे सर नहीं बहेगी। लेंथ इस बार लेट से L1 है, ठीक है। यस, इतने पार्ट में रहेगी और हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। लेट्स से इसको मैंने बताया कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग मूव कर सकते हैं सर्किट के अंदर। ये हमारे हाथ के अंदर होता है ये वाला टर्मिनल, ठीक है। तो हमने इसको मूव करवा के लेट्स से इधर ले गए। जब हम लोग इधर लेके जाएंगे तो क्या होने वाला है, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे मूव करवा कर, तो हम देख पा रहे हैं कि लेंथ इस बार चेंज हो जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी, यस, लेंथ हो जाएगी L2 हो जाएगी। यस बेटा, लेंथ L2 हो जाएगी।
लेंथ इंक्रीज हो गई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब की बार करंट क्या बहेगी, लेट से पहले करंट I1 थी, बाद में करंट I2 थी, तो अब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो करंट क्या हो जाएगी, सर्किट के अंदर कम हो जाएगी, है ना। कई बार क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताओ कौन सा सर्किट जो है ना, वो सही तरीके से वेरिएबल रजिस्टर कनेक्टेड है ना, कौन से सर्किट में वेरिएबल रजिस्टर प्रॉपरली कनेक्टेड है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला एरो वाला टर्मिनल है ये तो सर्किट में कनेक्ट होगा ही होगा, और इन दोनों में से एक टर्मिनल कनेक्ट होगा। बेसिकली ये जो है ये लैब का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। लैब के अंदर हम लोग इस तरह के रजिस्टर की बात करते हैं, है ना, क्योंकि लास्ट ईयर है ना लैब से यानी कि प्रैक्टिकल से ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए थे, इसलिए मैंने ना ये पार्ट तुम्हें करवाया है। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यस इस लेंथ को वेरी करवाकर, इस एरो को मूव करवाकर हम लोग इसका रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ। पहले करंट केवल और केवल इतने पार्ट में फ्लो कर रही थी, जब हमने इसको मूव कराकर यहाँ लेके गए तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट फ्लो करेगी। ये वाला पार्ट हमारे लिए यूज़ का नहीं रहेगा। ज़्यादा लेंथ में करंट फ्लो करेगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यस। चलो अब बात करते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट की, है ना। नेक्स्ट टॉपिक लिखें, यस, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है पहले वो लिखें। when 2 points in an electric circuit is connected by a conducting wire, then it is called शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, यस। क्या मतलब होता है इसकी, क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो वो देखें। लेट्स से कि हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, है ना। इस ए और बी के अक्रॉस मैंने बहुत सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर रखे हैं। अभी के लिए चलो एक ले लेते हैं, है ना। और अब मेरे को इस रजिस्टर को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। तो मैं क्या कर दूंगा, एक कंडक्टिंग वायर इसके अक्रॉस ज्वाइन कर दूंगा। किसके अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस। ठीक है, हमने किसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है, बेसिकली हमने ए बी जो पाथ था उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है। किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जब हम लोग एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर देंगे, एक ऐसा वायर कनेक्ट कर देंगे जिसमें रेजिस्टेंस 0 है, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ करंट अब कैसे बहेगी, पहले जो करंट इसमें से पास हो रही थी ऐसे, अब वो सारी की सारी करंट, अब इसमें एक भी करंट नहीं जाने वाली, थोड़ी सी भी, अब सारी करंट किसमें से जाएगी, इसमें से जाने वाली, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना है, 0 हो चुका है। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन इस पाथ में नहीं है, सारी की सारी करंट इसमें से जाएगी, इसमें करंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यस, है ना, यस। अगर कोई बच्चा बोले कि सर हम लोग ऐसा मान लें क्या कि ये R है और ये 0 रेजिस्टेंस दो पैरेलल में है, यस, ऐसे ही बोल सकते हो कि जब हम इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आने वाला है। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करेंगे तो ये R1 0, है ना, इंटू R डिवाइडेड बाई 0 प्लस R, तो फाइनली हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इस सर्किट का R इक्विवेलेंट बेसिकली ये आने वाला है। ठीक है, ये हमारे पास R इक्विवेलेंट हो गया और कितना आएगा, 0 आने वाला है। क्या मैं और रजिस्टर्स कनेक्ट कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा इसके ऊपर? लेट्स से कि मैंने और रजिस्टर्स कनेक्ट कर दिए, बहुत सारे रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, नया सर्किट बना लेते हैं, इधर बात नहीं करते, नया सर्किट बनाते हैं। लेट्स से कि है ना बहुत सारे रजिस्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, ए और बी, और हमने कनेक्ट कर दिए ऐसे इस तरीके से, और कनेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे रजिस्टर्स के अक्रॉस मुझे क्या करना है, ए बी टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट करना है, यानी कि एक कंडक्टिंग वायर हम लोग इधर लगा रहे हैं।
जैसे ही मैं कंडक्टिंग वायर लगाऊंगा इनके अक्रॉस, वैसे ही ये जो जितने भी रजिस्टर्स हैं सबके सबका इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सब में करंट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कोई करंट इनमें से नहीं जाएगी। यानी इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सारी की सारी करंट इसमें से बहने वाली है। यस, सारी की सारी करंट बेटा यहाँ से बहेगी, क्योंकि ये पाथ कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। इस पाथ में जो रेजिस्टेंस है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो जीरो है, इसलिए सारी करंट इसमें से बह जाएगी। इसमें एक थोड़ी सी भी करंट नहीं जाने वाली है। इसका मतलब इस सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे इसका आर इक्विवेलेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, यस, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। कोई बच्चा बोले मैं तो फॉर्मूला लगा के निकालूं, बिल्कुल निकाल सकते हो यार। जब तुम फॉर्मूला लगाओगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो देखो R1 जीरो लेना, फिर ये R2 की जो भी वैल्यू लेनी ले लेना, तो R1 इंटू जीरो करोगे तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि जब भी हम लोग कंडक्टिंग वायर की हेल्प से शॉर्ट सर्किट करेंगे तो जितने भी रेजिस्टेंसेस उसके साथ उन पॉइंट्स के पैरेलल कनेक्टेड है, उन सभी का इफेक्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, यस, इसका मतलब बेसिकली ये है ना। इस तरीके से हम लोग शॉर्ट सर्किटिंग करते हैं। कोई भी दो पॉइंट्स को पकड़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में, वहां पे कंडक्टिंग वायर लगा देंगे, तो जितने भी रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में उन सभी का इफेक्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यस बेटा, नोट करें। यस बेटा, अब हम लोग बात करते हैं ओपन सर्किट की। तो लिखें ओपन सर्किट के बारे में कुछ। ओपन सर्किट कब होता है, when infinite resistance का मतलब बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट कर दें, is connected between two points of an electric circuit is said to be open circuit। देखें पिछले वाले केस के अंदर तो हमने क्या किया था, एक ऐसा वायर लिया था जिसका रेजिस्टेंस जीरो था, है ना, यस, और सारी की सारी करंट उसमें जा रही थी। इस बार हम ऐसा वायर ले रहे हैं जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है। जब बहुत ज़्यादा हाई होगी तो उस केस में क्या होगा, क्या करंट उसमें से बह पाएगी, बिल्कुल नहीं बह पाएगी। करंट कितनी हो जाएगी उस वायर के अंदर, जीरो हो जाएगी। और उसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट बोलते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, बहुत इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है ना। अगर बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस का कोई मटेरियल ले लिया, जैसे कि इंसुलेटर हो गया, उसमें करंट बह पाएगी, नहीं बह पाएगी। तो उसको हम लोग बेसिकली कनेक्ट करते हैं सर्किट में कहीं पे भी, तो वो एक क्या करेगा, ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा। लेट्स से इस बात को ऐसे समझे, यस, इस तरीके से भी हम लोग कई बार इसको बता देते हैं। यस, लेट्स से इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग एक बैटरी लेते हैं, बैटरी ली और बैटरी के अक्रॉस दो टर्मिनल्स हमारे पास है, लेट्स से ए टर्मिनल और बी टर्मिनल, और इसके अक्रॉस हमने क्या किया, बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। इसके अक्रॉस मैंने बहुत हाई रेजिस्टेंस का एक वायर ले लिया और लगा दिया। हाई रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, इतनी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है कि उसमें से करंट बह ही नहीं सकती है। यानी कि वो कैसे वर्क करेगा, एज एन ओपन सर्किट वो पाथ वर्क करेगा, ठीक है। ओपन सर्किट का मतलब यहाँ से ब्रेक हुआ है सर्किट, उसमें से करंट बह नहीं सकती है। सिंपल सी बात ये है। यानी कि इस सर्किट को अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो ऑब्स्ट्रक्शन इतना ज़्यादा है कि करंट इस बैटरी में से बह ही नहीं पाएगी। करंट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखो V डिवाइडेड बाय R प्लस R करेंगे, देखो इस सर्किट में कितनी करंट आएगी। तुम बोलोगे सर करंट निकालने के लिए हम लोग कर देते हैं V बाय R प्लस कैपिटल R कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो ये कितना हो जाएगा, पूरा डिनोमिनेटर वेरी हाई आएगा। ये अगर बहुत ज़्यादा हाई आएगा तो ये ओवरऑल फैक्टर क्या हो जाएगा, नियरली जीरो के टेंड करेगा, ठीक है। तो करंट कितनी हो जाएगी बेटा, 0 एम्पियर हो जाएगी,
ठीक है। यस, करंट यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 0 एम्पियर आने वाली है। इसका मतलब मैं इस सर्किट को ऐसे भी बना सकता हूँ कि अगर किसी पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, उस केस में हम बोल सकते हैं कि वो सर्किट क्या है, ओपन सर्किट है। वहाँ से जहाँ पे भी हमने क्या किया है, एक ऐसा वायर लगा दिया है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम बोल देंगे कि वो बेसिकली क्या है, ओपन सर्किट है वो पाथ। कोई वुड का कोई ब्लॉक मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, बहुत हाई होगा, क्योंकि इसमें से करंट बह नहीं सकती है, तो रेजिस्टेंस बहुत हाई। कोई इंसुलेटर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो यस वो करंट को बहने नहीं देगा। उस केस में ये सर्किट कैसे वर्क करेगा, एज एन ओपन सर्किट वर्क करेगा। ठीक है, हम उस सर्किट को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और यही है हमारा ओपन सर्किट का सिंबल। जहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होगा वो ओपन सर्किट हो जाएगा, इस तरीके से सर्किट। यस, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर कोई सेल है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, उस केस के अंदर बैटरी जो है, बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। यस, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इफ बैटरी ऑफ EMF E and internal resistance small r is connected in open circuit, then its terminal voltage will be, उस केस में टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। क्या कहना चाह रहा है कि मान लो कि एक बैटरी है हमारे पास, ठीक है, बैटरी है जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, उसको ओपन सर्किट में कनेक्ट कर दिया। ओपन सर्किट का मतलब बहुत हाई रेजिस्टेंस से हमने उसको क्या जोड़ दिया है, तो हाई रेजिस्टेंस बोलेंगे तो करंट नहीं बहेगी, वहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से हाई रेजिस्टेंस का मतलब वहाँ से सर्किट ब्रेक हुआ हुआ है। ठीक है, हमने एक इंसुलेटर कनेक्ट कर दिया और बहुत हाई रेजिस्टेंस वाला मटेरियल कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये है। यस, मैं ये जानता हूँ कि अगर करंट नहीं बहेगी तो सर बिल्कुल हम पढ़े हैं। क्या पढ़े हो बच्चों, यस, यहाँ पे जो इन टर्मिनल्स के अक्रॉस, बेसिकली ये सेल है मेरा, है ना, इन टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, और इसका बोलते हैं EMF ऑफ अ सेल। ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। यस, अगर ओपन सर्किट में है तो हम ये जानते हैं कि इसमें पोटेंशियल ड्रॉप, लेट से करंट आई है, करंट इस सर्किट में कितनी होगी, तो बोलोगे सर ओपन सर्किट है तो करंट तो 0 बहेगी। बिल्कुल ठीक है यार, ओपन सर्किट के अंदर करंट, ध्यान रखना उस पाथ के अंदर कितनी बहेगी, 0 बहेगी, है ना, क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं है, करंट 0 रहेगी। अच्छा, करंट इधर 0 गई तो इधर से इधर भी 0 है, यानी यहाँ पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है। और अगर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ VT इज इक्वल्स टू E हो जाएगा इन ओपन सर्किट। ठीक है, यस, जब हम लोग क्या करेंगे, बैटरी को ओपन सर्किट में कनेक्ट कर देंगे, उस केस के अंदर ऐसी कंडीशन डेवलप होती है ना। यस, शॉर्ट सर्किट के अंदर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेट से हम बैटरी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। यस, इफ बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी ऑफ EMF E and internal resistance small r is short circuited then, तब क्या होने वाला है, देखें, ट्राई कर सकते हैं खुद से भी। देखो यार, है ना, ये हमारा, मान लो कि ये हमारा शॉर्ट सर्किटिंग पाथ हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, EMF ऑफ अ सेल हो गया, ये उसकी क्या हो गई, यस, ये हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है बेटा, करंट कितनी बहेगी इसके अंदर, करंट बहेगी, यस, ये हमारा इस तरीके से हो गया, यस, ये A टर्मिनल
और ये बी। यस, करंट कितनी बहेगी जब बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देंगे? अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो हमारे पास I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, E/R आ जाएगा। लेकिन अगर आइडियल बैटरी है, रेजिस्टेंस 0 है, उस केस के अंदर एकदम से बहुत हाई करंट बहेगी जिसकी वजह से बैटरी डैमेज हो सकती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अगर बैटरी के टर्मिनल्स डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी ख़राब हो जाती, बैटरी डैमेज हो जाती है ना। तो हमें डायरेक्टली टर्मिनल्स कनेक्ट नहीं करने चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस यूजुअली क्या होता है, बैटरी का काफ़ी कम होता है। उस केस के अंदर बहुत हाई करंट बहती है और हाई करंट बहेगी तो बैटरी के डैमेज होने के चांसेस है, सडनली लार्ज करंट फ्लोज इन द सर्किट। और अगर आइडल बैटरी हो गई, मान लो बोल दिया कि आइडल बैटरी में अगर तुमने है ना शॉर्ट सर्किट कर दिया आइडल बैटरी को, उस केस में क्या होगा, उस केस में बैटरी डैमेज हो जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, और रेजिस्टेंस 0 हो गया तो करंट इन्फानाइट बहेगी। यस, और करंट इन्फानाइट बहेगी तो बैटरी डैमेज हो जाएगी, है ना। यस, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी उस केस के अंदर, है ना, क्योंकि वायर गर्म हो जाएगा। हमने पढ़ा हीट प्रोड्यूस इज इक्वल्स टू I²RT। वहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत हाई करंट बहेगी तो हीट प्रोड्यूस भी बहुत ज़्यादा होगी, वायर के मेल्ट होने के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। यस तो कई बार जैसे हम तुमने सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, सर्किट शॉर्ट, दिवाली के टाइम बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है, उस टाइम में बेसिकली ऐसी घटनाएं होती है कि सडनली लार्ज करंट जो है वो बहता है, कहीं पे शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है ना। चला कर नहीं करते हम लोग, कई बार हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दो वायर्स डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से लार्ज करंट फ्लो करती है, जिसकी वजह से वायर्स मेल्ट होने लगते हैं, आग पकड़ लेते हैं, और वो आग जो है फिर धीरे धीरे पूरे बिल्डिंग में हो जाती है। तो न्यूज़ में तुमने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग पूरी बिल्डिंग में आग लग गई, है ना। फिर वो जो वायर्स वाले हैं, तुमने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि ऐसे वायर्स जिनके ऊपर तगड़ी वाली कोटिंग होती है, ऐसे वायर्स का एडवर्टीजमेंट यूजुअली कंपनीज करती है कि हमारे वायर्स के ऊपर इस तरह की कोटिंग है जिससे कि शॉर्ट सर्किटिंग होने के, आग पकड़ने के चांसेस बहुत कम है। ऐसा तुमने बिल्कुल देखे होंगे एडवर्टीजमेंट। कौन कौन सी केबल होती है, के केबल होती है, और भी काफ़ी सारी केबल्स होती हैं जिनमें आग कोटिंग बहुत अच्छी आती है, इंसुलेशन बहुत अच्छा होता है। बाहर से प्लास्टिक की जो कवरिंग की जाती है वायर के ऊपर, वो इसी वजह से करी जाती है ताकि वायर जल्दी से आग पकड़े नहीं, दो वायर्स डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आए, ताकि शॉर्ट सर्किटिंग नहीं हो। तो जितना अच्छा इंसुलेशन, जितनी अच्छी कोटिंग, उतने कम चांसेस आग पकड़ने के। ठीक है बेटा, चलो नोट करो इसको यार। यस बेटा, अब हम लोग बात करते हैं फ्यूज़ की, है ना। तुमने यार घर के अंदर एक ऐसा, बेसिकली घर के बाहर या जस्ट एंट्री गेट पॉइंट पर तुमने देखा होगा एक बड़ा सा बॉक्स होता है बिजली का, जहाँ पर बहुत सारे स्विचेस होते हैं, है ना। अभी जो नए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं वहाँ पे तो नए कनेक्शंस जो होते हैं अब फ्लैट्स में या घर में, वहाँ पे MCBs यूज़ होती हैं, है ना। जैसे ही वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होते हैं, जैसे ही हाई वोल्टेज आती है, वैसे ही वो MCBs ट्रिप हो जाती है ना। फिर या फिर किसी रूम के अंदर तुमने बहुत ज़्यादा एक हैवी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, उस केस में भी उस रूम की जो MCB होती है वो ट्रिप हो जाती है। या बहुत सारे हीटर्स लगा दिए, बहुत सारे ACs लगा दिए, उस केस के अंदर उस रूम की AC क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाती है। यस, ऐसा कब होता है, जब बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ होती है या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होती है, उस केस में ऐसा यूज़ बेसिकली होता है ना। कई बार बाहर से भी वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होती है, उसकी वजह से भी MCB ट्रिप हो जाती है, मेन MCB ट्रिप हो जाती है ना। पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने के अंदर MCBs नहीं होती थी। पुराने जो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट्स देखेंगे, जैसे कि मेरे घर में भी कुछ दिन पहले तक था, तो वहाँ पे स्विचेस होते हैं, है ना, MCBs की जगह, और स्विचेस के अंदर एक फ्यूज़ वायर यूज़ होता है। जैसे ही वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होती हैं, वैसे जैसे ही ज़्यादा करंट फ्लो करती है, वो फ्यूज़ वायर ब्रेक हो जाते थे, फिर उनको निकालते थे और फिर फ्यूज़ वायर कनेक्ट करते थे। यस, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर इंटरनली भी एक फ्यूज़ वायर कनेक्ट करके दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ड्यू टू द प्रोटेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल डिवाइस, है ना। यस, मैंने जैसे बात करी थी कि अगर वोल्टेज गलती से मान लो वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो गए, है ना, ज़्यादा वोल्टेज आ गई, उस केस में क्या होगा, हमारे बल्ब फूट जाएंगे, हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस ख़राब हो जाएंगे, हमारा टीवी फूट भी सकता है ना। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कंपनीज क्या करती है, अंदर ही एक फ्यूज़ वायर प्रोवाइड कराती है। स्टिल हम हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारे
सर्किट्स की प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज़ वायर यूज़ करते हैं। हम हर क्या करते हैं, सर्किट्स के अंदर फ्यूज़ वायर कनेक्ट कर देते हैं और अलग अलग लिमिट्स के फ्यूज़ वायर यूज़ किए जाते हैं। और हम उन फ्यूज़ वायर से इंश्योर करते हैं कि जैसे ही ज़्यादा करंट आए वो सर्किट ब्रेक हो जाए, वहाँ से ओपन सर्किट हो जाए, करंट बहना बंद हो जाए और सर्किट क्या हो जाए, यस, वो डिवाइस प्रोटेक्ट हो जाए, है ना, यस। तो बेसिकली होता क्या है फ्यूज़ वायर में, जैसे ही फ्यूज़ वायर में ज़्यादा करंट फ्लो करने लगती है वैसे ही फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाता है, वहाँ से सर्किट को ब्रेक कर देता है और आगे करंट नहीं जा पाती, यस। इससे हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्ट हो जाता है। फिर वापस से हम एमसीबी को ट्रिप करते हैं तो वो वापस से कनेक्ट हो जाता है, या फिर फ्यूज़ वायर है तो फ्यूज़ वायर को वापस से कनेक्ट कर देते हैं और वापस से फिर फ्लो होने लगती है इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से बेटा बेसिकली होता है। फ्यूज़ वायर कैसा यूज़ करना चाहिए, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो जो हमें याद रहनी चाहिए, है ना। कहाँ पे कनेक्ट करते हैं ये देखें, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स से मैं लिख रहा हूँ। बेसिकली क्यों कर रहे हैं यूज़, ताकि अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हो जाए तो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ख़राब नहीं हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्यूज़ वायर कनेक्ट करते हैं। कई बार इनको वॉचमैन ऑफ अ सर्किट भी बोला जाता है। जैसे ही एक लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, दीज फ्यूज़ वायर विल मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट एंड करंट इन द सर्किट बिकम्स ज़ीरो। तो आ जाओ देखते हैं फ्यूज़ वायर, फ्यूज़ के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ लिख लें। यस, पहला पॉइंट लिखें, इट इज़ अ वॉचमैन ऑफ अ, इट इज़ अ वॉचमैन ऑफ अ सर्किट, वॉचमैन ऑफ अ इलेक्ट्रिक सर्किट। इसकी प्रॉपर्टी भी लिखें, इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट and high resistivity रेजिस्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यस, हम लोग अलॉय यूज़ करेंगे और मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए हम लोग बेसिकली लेड यूज़ करते हैं। लिखें, इट कंसिस्ट ऑफ एन अलॉय ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ एन अलॉय ऑफ tin and lead and always connected in live wire। बेसिकली फ्यूज़ वायर करता क्या है, ये इंश्योर करता है कि जो सर्किट में जहाँ पर भी इसको कनेक्ट किया गया है वहाँ पर उस सर्किट में या उस ब्रांच के अंदर करंट जो है वो एक फिक्स वैल्यू से ज़्यादा अगर आए तो सर्किट ब्रेक डाउन हो जाए। लेट्स से मान लो कि है ना, हमने एक फ्यूज़ वायर कनेक्ट कर रखा है इस डिवाइस के अक्रॉस, है ना, यस, ये कोई हमारा डिवाइस है और ये डिवाइस जो है ना, जैसे इसमें अगर करंट 5 एम्पीयर से ज़्यादा फ्लो करती है तो वैसे ये डिवाइस ख़राब हो जाता है ना। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक फ्यूज़ वायर लगाया लाइव वायर में। लाइव वायर क्यों बोल रहा हूँ, जो जिस वायर से करंट आ रही है हम उसको लाइव वायर बोलते हैं और जिससे करंट जाती है बैटरी को उसको हम लोग न्यूट्रल वायर बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया, एक फ्यूज़ वायर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फ्यूज़ वायर की लिमिट कितनी है, मैक्सिमम करंट कितनी अलाउ कर सकता है, वो 5 एम्पीयर कर सकता है। जैसे ही इसमें 5 एम्पीयर से ज़्यादा होगी वैसे ही यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगा। अब ऐसा मान लें कि लेट्स से ये हमारा फ्यूज़ वायर है, ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया बेटा, यस। हमने फ्यूज़ वायर कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पर हमने क्या लगाई है, यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी है, एक V वोल्ट की बैटरी लगा दी है। लेट्स से कि, है ना, लेट्स से ड्यू टू द वोल्टेज फ्लक्चुएशन यहाँ पर, है ना, ऐसा हो रहा है, कोई सोर्स है ना, बैटरी नहीं लगा रहे हम लोग, कोई सोर्स बोल रहे हैं। यहाँ पे लेट्स से कोई सोर्स है जहाँ से क्या आ रही है, वोल्टेज आ रही है और ड्यू टू सम वोल्टेज फ्लक्चुएशन यहाँ पर करंट जो है 5 एम्पीयर से ज़्यादा एक्सीड हो गई। क्या हो गई, यहाँ पर 5 एम्पीयर से करंट ज़्यादा एक्सीड हो जाएगी। जैसे ही करंट 5 एम्पीयर से ज़्यादा एक्सीड होगी वैसे ही फ्यूज़ वायर क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा और सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और करंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी सर्किट के अंदर, है ना। इसका मतलब हम अगर चाहें कि एक फिक्स लिमिट तक सर्किट में करंट जाए, उसके बाद अगर आती है तो
ये सर्किट जो है ब्रेक डाउन हो जाए, उस केस के अंदर हम लोग सर्किट में फ्यूज़ वायर्स यूज़ करते हैं, है ना। अलग अलग वैल्यूज़ के फ्यूज़ वायर्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये डिवाइस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज़ वायर को डिसाइड करते हैं। जैसे कोई डिवाइसेस होते हैं वो 16 एम्पियर पे वर्क करते हैं, उस केस के अंदर क्या होता है, उस केस में फ्यूज़ वायर भी 16 एम्पियर का यूज़ करते हैं। जैसे 16 एम्पियर से ज़्यादा जाती है वैसे ये फ्यूज़ वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है। चाहे तो लिख ले, इट प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस from voltage fluctuations, ठीक है यार, यस। इसीलिए हम इसको वॉचमैन ऑफ द सर्किट बोलते हैं। ये ध्यान रखता है कि करंट लिमिट से ज़्यादा फ्लो हो तो सर्किट को ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यस बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, अब हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, है ना। एक एक करके हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, पहले गैलोमीटर, फिर एमीटर और फिर लास्ट में वोल्टमीटर, है ना। सबसे पहले बात करते हैं गैलोमीटर की। लिखें इसके बारे में कुछ बातें। यस, पहला, इट डिटेक्ट्स द current in the electrical circuit, यस। और बहुत स्मॉल करंट को ये क्या कर सकता है, मेजर भी कर सकता है। इट इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस and can measure currents in milliampere और microampere। यस, बहुत स्मॉल करंट्स को भी क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, सेंस कर सकता है सर्किट के अंदर, है ना। और बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, एक पॉइंटर होता है और करंट फ्लो कर रही होती है तो वो पॉइंटर डिफ्लेक्शन शो करता है उस ब्रांच के अंदर, है ना। अगर डिफ्लेक्शन 0 तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रही उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में या उस ब्रांच के अंदर, ठीक है बेटा। यूजुअली इसका आइडल गैलोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 कंसिडर करते हैं, है ना। लिख लें इस बातों को कुछ। इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, 2 टर्मिनल डिवाइस होता है और इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। लेट्स से कि इसमें मैक्सिमम करंट जो फ्लो कर सकती है उसको हम लोग IG से रिप्रेजेंट करते हैं। IG इज द मैक्सिमम करंट which galvanometer can allow, ठीक है। इसी तरीके से RG इसका रेजिस्टेंस बोल देते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। यस बेटा, यस। इसकी सेंसिटिविटी को हम लोग मेज़र करने के लिए बेसिकली करंट सेंसिटिविटी टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। करंट सेंसिटिविटी की हेल्प से हम लोग इसकी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी मेज़र करते हैं कि कितना सेंसिटिव है गैल्वेनोमीटर, वो हमें इसकी करंट सेंसिटिविटी मेज़र करके पता चल जाता है। और करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, इट इज़ अ बेसिकली करंट सेंसिटिविटी is basically a current per unit deflection per unit current, deflection per unit current phi upon I। yes, इस तरीके से हम लोग मेज़र करते हैं करंट सेंसिटिविटी को, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट होगा उतना ज़्यादा सेंसिटिव तुम्हारा गैल्वेनोमीटर होने वाला है। यस, फाई की वैल्यू भी हम लोग आगे चल के कैलकुलेट करेंगे, यस बिल्कुल। लेकिन जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लेंगे तब हम लोग कर पाएंगे इंटरनल स्ट्रक्चर की हेल्प से। यस, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, पहली बात
है ना, बेसिकली इट डिटेक्ट्स द करंट इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। दूसरी बात हमने देखी कि यस मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर तक की करंट को ये क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है ना, यस, और मेज़र कर लेता है। बट स्मॉल करंट्स को मेज़र करता है, ये ऐसा नहीं कि लार्ज वैल्यू ऑफ करंट को ही मेज़र कर पाता हो। हमें उसको मेज़र कराने के लिए अगर मुझे बड़ी करंट्स को, लार्ज करंट्स को मेज़र करना है तो मुझे इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, यस। इसमें मैक्सिमम जो करंट ये अलाउ करता है, लेट्स से कि वो Ig है, उसको हम लोग Ig से रिप्रेजेंट करते हैं। यस, Rg इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, है ना। जिस भी ब्रांच में मेजर करना है उस ब्रांच में ले जाके हम लोग लगा देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, यस, कुछ छोटी छोटी बातें हो गई। अब हम बात करते हैं एमीटर की। देखें, यस, एमीटर की बात करते हैं। पहला पॉइंट लिखें, इट मेजर्स द current in the electrical circuit, yes, it is always connected in series, जिस भी ब्रांच में मेजर करना है उस ब्रांच के अंदर, सीरीज के अंदर हम लोग गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देंगे। तीसरी बात लिखें, आइडल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस, आइडल एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, 0 ओम बोल दो या जीरो रेजिस्टेंस, 0 ओम हैज रेजिस्टेंस, हैज 0, रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसा ही लिख दो। यस बेटा, ये कुछ बेसिक बातें हो गई है। इसका सिंबल कैसा होता है वो भी देख लो। 2 टर्मिनल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यस, इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। ये हमारे टर्मिनल्स हो गए एमीटर के, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से एमीटर को, किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो कन्वर्जन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग डालें, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, यस, हम लोग अब गैल्वेनोमीटर को क्या करने वाले हैं, एमीटर के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। देखो यार, लेट्स से कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर था। ठीक है, मैक्सिमम करंट जो वो अलाउ कर सकता था, है ना, मैक्सिमम करंट का मतलब Ig इज द करंट जिसके ऊपर वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करने वाला है ना। हमने ये जो Ig लिखी है, बेसिकली Ig क्या है, ये वो करंट है जिसपे ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा, है ना। इस तरीके से बेसिकली पॉइंटर्स होते हैं और पॉइंटर्स के ऊपर ये लगा रहता है। जीरो डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब है कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, और जैसे ही मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। बस बेसिक सी बात हमें पता होनी चाहिए। तो Ig इज द करंट एट विच द गैल्वेनोमीटर शोज फुल डिफ्लेक्शन, है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो आ जाओ इधर, लेट्स से कि अगर मैं Ig से ज़्यादा करंट फ्लो करा दूंगा तो क्या होगा, यस, गैल्वेनोमीटर जो है वो डैमेज हो जाएगा, फिर वो मेज़र नहीं कर पाएगा करंट्स को। ठीक है, यस। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्मॉल करंट्स मेज़र नहीं करनी है, मुझे तो बेटा लार्ज वैल्यूज़ ऑफ करंट मेज़र करनी है। मुझे एक ऐसा एमीटर बनाना है जो 10 एम्पियर की करंट को क्या कर पाए, मेज़र कर पाए। ठीक है, यस। तो फिर क्या करें, हमें एक शंट जोड़ना पड़ेगा इस गैल्वेनोमीटर में, इसको कन्वर्ट करने के लिए, किसको, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सो डैट ये बड़ी वैल्यूज़ को भी करंट की मेज़र कर सके। किस तरीके से करेंगे वो देखें। हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लेते हैं यार। ठीक है, यस, एक रेजिस्टेंस लेते हैं जिसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, और उसको हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ देते हैं। यस, S is the resistance, shunt resistance connected in parallel. Shunt resistance
शंट रेजिस्टेंस, यस, शंट रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल वैल्यू कनेक्टेड इन पैरेलल। यस, एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू काफ़ी छोटी होती है और जिसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, लेट्स से कि है ना, मैं चाहता हूँ कि ये कितनी करंट मेजर कर पाए, ये टोटल आई करंट मेजर कर पाए, ये गैल्वेनोमीटर मेरा क्या कर पाए, मैक्सिमम करंट आई मेजर कर पाए, है ना। उसके लिए मैंने क्या किया, एक स्मॉल वैल्यू का एक रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। उससे क्या होगा वो देखें। यस, लेट्स से कि टोटल करंट अब टोटल करंट लेट्स से कि यहाँ से एंटर कर रही है आई करंट। ठीक है, ये आई करंट मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं 0 से आई तक, है ना, आई तक मेज़र करने वाला एक एमीटर बनाने वाला हूँ, है ना, जो 0 से लेकर लेट्स से कि 10 एम्पियर तक की वैल्यूज़ को मेज़र कर दें करंट की। ठीक है, तो 10 एम्पियर पे ये गैल्वेनोमीटर क्या करना चाहिए, तुम बोलोगे सर 10 एम्पियर जो है वो हम मैक्सिमम मेज़र करना चाह रहे हैं, तो 10 में से कुछ करंट तो इसमें जाएगी, है ना, गैल्वेनोमीटर का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेट्स से स्मॉल जी है ना, ये गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। कुछ करंट इसमें जाएगी और कुछ करंट इसमें जाएगी, करंट डिवाइड होकर। ठीक है, यस, अब हम ये जानते हैं कि कुछ पार्ट इसमें जाएगा और ये मैक्सिमम वैल्यू है जो ये एमीटर मेजर कर सकता है। मैं ये चाहता हूं कि जो भी करंट जाए इसके अंदर उस करंट पर गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन शो कर दे। मैंने क्या बोला, मैं 10 एम्पियर का करंट मेजर करना चाह रहा हूं लेट्स से, तो 10 एम्पियर में से मान लो कि 2 एम्पियर इसमें चला गई, तो 2 एम्पियर पे ये गैल्वेनोमीटर क्या करना चाहिए, फुल डिफ्लेक्शन शो करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे जैसे ही ये फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा मुझे ये पता चल जाएगा, मेरे दिमाग में क्लिक हो जाएगा, अच्छा गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब अंदर यहां से कितनी करंट एंटर करी होगी, 10 एम्पियर करी होगी। गैल्वेनोमीटर में गई 2 एम्पियर, लेकिन मुझे क्या पता चला कि मुझे ये पता है कि 10 एम्पियर पे गैल्वेनोमीटर के अंदर 2 एम्पियर करंट जारी होगी, इस वजह से क्या हो रहा होगा, फुल डिफ्लेक्शन शो हो रहा होगा। ठीक है, अगर मैं कम करंट भेजूंगा तो ये कम डिफ्लेक्शन शो करेगा, अगर मैंने और कम करंट भेजी तो ये और कम डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब उस करंट की हेल्प से मुझे इस करंट के बारे में पता चल जाएगा, इस बाहर वाली करंट को मैं मेजर कर पाऊंगा। ठीक है बात, यस, जितनी करंट ये शो करेगा, जितना डिफ्लेक्शन ये शो करेगा, उसकी हेल्प से मैं ये वाली करंट को कैलकुलेट कर पाऊंगा आसानी से। इसका मतलब मैंने गैल्वेनोमीटर की करंट की हेल्प से मैंने टोटल करंट जो एंटर हुआ एमीटर के अंदर वो मैंने मेजर कर लिया, है ना। यस, इसी सिस्टम को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को ही हम लोग एमीटर बोलते हैं। ये जो अरेंजमेंट हमने किया, है ना, लार्ज वैल्यूज को मेजर करने के लिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं बेटा। ठीक है, इसी को हम लोग एमीटर बोलते हैं। यस, इसी को हम लोग एमीटर बोलते हैं बेसिकली। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, अब तो आइडिया लग गया होगा यार, है ना। यस, टोटल करंट आई गई, आई में से लेट से 10 करंट मैक्सिमम मेजर कर सकता था, 10 में से कुछ रेशियो ऑफ करंट इसमें गया, है ना, उस करंट के ऊपर 10 एम्पियर इसकी मैक्सिमम रेंज है जो ये मेजर कर सकता है, तो 10 में से कुछ पार्ट इसमें गया और गैल्वेनोमीटर भी उस मैक्सिमम वैल्यू पर ये भी फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा, है ना। यस, और वो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये 10 एम्पियर, मान लो कि मैं 10 एम्पियर का ही एमीटर बनाना है, तो मैं ये जानता हूँ कि अगर मुझे 10 एम्पियर का बनाना है तो शंट की वैल्यू मैं उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करूँगा। ठीक है, ताकि उसके अंदर आईजी करंट चला जाए और आईजी करंट जाए 10 एम्पियर पे तो वो फुल डिफ्लेक्शन शो कर दे। ठीक है, यस, इसका मतलब शंट की वैल्यू को एडजस्ट करके हम लोग जिस भी रेंज का हमें एमीटर बनाना है हम बना पाएंगे, है ना। तो अब देखें, मान लो कि इसके अंदर कितनी गई, तुमने बोला सर आई में से 2 पार्ट में करंट डिवाइड हो गई, है ना। मैक्सिमम रेंज मैं कितने एमीटर का कितने एम्पियर का एमीटर बना रहा हूँ, यानी मैक्सिमम रेंज कितनी है इसकी, लेट्स से 10 एम्पियर है,
10 एम्पियर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बार के लिए फील के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो लेट से टोटल करंट गई 10 में से कुछ पार्ट इसके अंदर गया, है ना, ये मैक्सिमम करंट है जो जा रही है। तो उसमें उस करंट के ऊपर मैं चाहता हूँ कि ये फुल डिफ्लेक्शन शो कर दे, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा। उस पोटेंशियल की हेल्प से यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाएगा, है ना। अब इसमें से बची हुई करंट कितनी जाएगी ये भी मुझे पता रहेगा, तो मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू पोटेंशियल और करंट की हेल्प से निकाल लूंगा। देखें धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। IG करंट इसमें गया तो तुम बोलोगे सर इसमें कितनी जाएगी, तो इसमें I माइनस IG जाएगी। बहुत अच्छे। अच्छा अब क्या करें, अब हम लोग है ना, यस हमें ये पता है कि ये दोनों शंट वाला रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है यार, है ना। अभी धीरे धीरे तुम्हें फील भी आ जाएगा। देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसकी हेल्प से IG इंटू इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तुमने बोला करंट इंटू रेजिस्टेंस कर दो, ठीक है, IG इंटू जी कर दिया। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जितना इसके अक्रॉस है, IG इंटू जी बराबर I माइनस IG इंटू एस हो गया। ठीक है यार, कितना हो जाएगा, IG इंटू जी इज इक्वल्स टू IS माइनस IG इंटू एस। तो IG हमने कॉमन निकाल लिया, G प्लस एस हो गया, ये कितना हो गया I इंटू एस हो गया। यहाँ से IG की वैल्यू पता चल गई, I इंटू एस डिवाइडेड बाय G प्लस एस, ये हमारे पास हो गया, है ना। यस हमने अब यहाँ से निकाल ली वैल्यू। बेसिकली हमें तो I की वैल्यू चाहिए, I की निकालते हैं यार। देखो I की कितनी आ जाएगी, I इक्वल्स टू एस, I इक्वल्स टू IG इंटू G प्लस एस डिवाइडेड बाय एस। ये हमारे पास बेसिकली क्या आ गई, करंट आ गई। यस ये हमारे पास करंट आ गई है। अच्छा अब क्या करें, बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने टाइम्स करंट इसमें जा रही है और कितना पार्ट इसमें जा रहा है। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि कितना टोटल करंट IG करंट के कंपैरिजन में टोटल करंट कितने गुना है, कितने टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया करंट को, कितने गुना करंट मैं ज़्यादा मेज़र कर पा रहा हूँ। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, यानी मैंने बेसिकली गैल्वेनोमीटर की करंट के कंपैरिजन में कितने टाइम्स अब मैं ज़्यादा करंट मेज़र कर सकता हूँ, ये मैं मेज़र करना चाह रहा हूँ, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, है ना। बेसिकली हम क्या जानना चाह रहे हैं, I और IG का रेशियो, है ना। मैंने बोला कि 10 एम्पियर मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकती है, तो उसमें से 2 एम्पियर इसमें जा रही है ना। तो मुझे बेसिकली क्या पता चल गया, I और IG का रेशियो पता चल गया। उसी रेशियो में कंटिन्यूसली क्या जाएगी, करंट्स जाएंगी, है ना। तो जितनी करंट इसमें जाएगी उस रेशियो के हेल्प से मुझे ये वाली करंट का आइडिया हो जाएगा। देखो देख पा रहे हो, I और IG का रेशियो मुझे G प्लस एस अपॉन एस से पता चल जाएगा। यानी मैं शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर पाऊंगा। I मुझे पता है मुझे कितने एम्पियर का एमीटर बनाना है, I मुझे पता है ना। IG मुझे पता है गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितनी करंट पे फुल डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, बिल्कुल पता है। तो शंट रेजिस्टेंस कितना लगाना चाहिए ये मुझे पता चल जाएगा इनकी वैल्यूज की हेल्प से, ठीक है। अच्छा मैं लेट से कि मैं अब ऐसा बोलता हूँ, इसी बात को थोड़े डिफरेंट तरीके से हम लोग लिखते हैं। यस लेट से मैं इसी बात को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख रहा हूँ, देखना। मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो मैंने करंट है वो n टाइम्स ऑफ गैल्वेनोमीटर मेज़र करी। लेट से कि गैल्वेनोमीटर IG करंट मेज़र कर सकता था, तो मैंने उसकी n टाइम्स करंट जो है वो मैं मैक्सिमम मेज़र कर सकता हूँ, ठीक है। लेट से मेरा गैल्वेनोमीटर 2 एम्पियर करंट मेज़र कर सकता था, तो और मैंने क्या कर दिया, मैंने 10 एम्पियर तक की करंट के लिए एक एमीटर बना दिया। तो मैंने 5 गुना इसकी क्षमता को क्या कर दिया, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। 5 गुना मैंने क्या कर दिया, ज़्यादा करंट मैं क्या कर पा रहा हूँ, मेज़र कर पा रहा हूँ। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 5 होगी, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ I और IG का बेसिकली रेशियो हमें n दे रहा है। I इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, NG हो गया। अच्छा देखें यहाँ पर हम लोग n का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यस I की वैल्यू कितनी आ गई, IG इंटू G प्लस एस अपॉन एस,
इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ IG। IG से IG कैंसिल हो गया, यस। कितना हो जाएगा ये, G प्लस S इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ S। तो G इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू S हो गया, ठीक है, यस। यहाँ से हम लोग इसको रिलेट कर पा रहे हैं, S इज इक्वल टू G अपॉन n माइनस 1। इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं शंट रेजिस्टेंस को, यस। दिस इज हाउ वी डिसाइड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। हमसे बोल दिया जाएगा कि जो गैलोमीटर है वो फुल डिफ्लेक्शन इतने पे शो कर रहा है, इसका मतलब लेट से कि गैलोमीटर की मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 2 एम्पियर पे आती है, तो IG हमारी 2 एम्पियर हो गई, है ना। हमें बनाना है 10 एम्पियर का एमीटर बनाना है, तो इसका मतलब I हमें मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी मेज़र करना चाह रहे हैं, 10 एम्पियर मेज़र करना चाह रहे हैं, ठीक है, यस। अब मुझे 2 एम्पियर के गैलोमीटर से 10 एम्पियर का क्या बनाना है, यस, मुझे एक एमीटर बनाना है, बिल्कुल ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट आ गई 5। 2 एम्पियर अंदर जानी चाहिए 10 में से, इसका मतलब मैंने 5 गुना क्या कर दिया है, यस, 5 गुना ज़्यादा कैपेसिटी का एक क्या बनाना चाह रहा हूँ मैं, एमीटर बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी, 5 माइनस 1 4। G की रेजिस्टेंस मुझे पता है, S का रेजिस्टेंस मैं लगा दूंगा, मेरा एमीटर तैयार हो गया। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। चलो आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं, यस। हमेशा ध्यान रखिए छोटी छोटी बातें, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। जैसे मान लो कि कोई भी डिवाइस हो गया, है ना, मैं करके बता ही देता हूँ तुम्हें। जैसे मान लो कि ये रेजिस्टेंस है ना, और ये इस तरीके से, ये मान लो कि ये रेजिस्टेंस है, मुझे इस ब्रांच में करंट मेज़र करना है, इस ब्रांच में करंट मेज़र करना है ना। जिस भी ब्रांच में मेज़र करना है उधर जाके क्या लगा दूंगा, यस, एक एमीटर लगा दूंगा। कैसे लगाइए, सीरीज कनेक्शन है ना। उस ब्रांच में जाकर मैंने एमीटर लगा दिया, उस ब्रांच का मुझे पता क्या चल जाएगा, करंट पता चल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, एमीटर का खुद का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अगर आइडल बोल देगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो सर्किट की करंट पर, सर्किट की एफिशिएंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, उसमें कोई एरर प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर एमीटर का खुद का भी इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ, उस केस में नेट करंट सर्किट की चेंज हो जाएगी। लेट से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का, 24 वोल्ट की बैटरी है। ट्रू वैल्यू कितनी थी इसकी, ट्रू वैल्यू ऑफ करंट कितनी थी। तुम बोलोगे सर एक्चुअल में तो जब एमीटर नहीं था वो ट्रू वैल्यू थी, कितनी थी, 24 वोल्ट हमने लगाया, 10 ओम का रेजिस्टेंस था, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ गया, 24 का आएगा, यस, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करेंगे, करंट आती 2.4, यस 2.4 एम्पियर करंट आती। ये तो ट्रू वैल्यू हुई। लेकिन अपन ने क्या किया, एक एमीटर लगा दिया, 2 ओम का एक एमीटर लगा दिया। लगाने से क्या होगा, लगाने से इसकी टोटल करंट चेंज हो गई। अब एमीटर ट्रू वैल्यू मेजर नहीं करेगा, अब तो कुछ और करंट इसमें फ्लो करने लग गई। देखें 10 + 2 है ना, टोटल 12 ओम रेजिस्टेंस होगा, 24 की बैटरी है। तो एमीटर मेजर्ड वैल्यू कितनी कर रहा है, मेजर्ड वैल्यू दिखा रहा है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ करंट बाय एमीटर इस बार होगी हमारे पास, यस, इस 24 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 2 एम्पियर। यानी हमने क्या कर दिया, सर्किट में एक एरर प्रोड्यूस हो गई, करंट मेजर करने में एक एरर प्रोड्यूस हो गई। क्यों प्रोड्यूस हुई है, बेसिकली हमारा जो एमीटर था वो आइडियल नहीं था, उसमें क्या हुआ, उसकी खुद की भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस थी, जिसकी वजह से सर्किट की करंट चेंज हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, यस, एक मेजर्ड वैल्यू में एक एरर प्रोड्यूस हो गई। तो परसेंटेज एरर कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि एमीटर जोड़ने से परसेंटेज एरर कितनी प्रोड्यूस हुई। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि एमीटर की वैल्यू जो रेजिस्टेंस की हो इंटरनल, वो काफ़ी कम हो। जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतनी एरर कम आएगी, ये ध्यान रखें, ठीक है, यस। तो परसेंटेज एरर कैसे मेजर करते हैं वो लिख लें फॉर्मूला, यस, ट्रू करंट माइनस मेजर्ड करंट डिवाइडेड बाय ट्रू करंट इनटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा
मैंने ये मॉड लगाया यानी कि माइनस प्लस नहीं लेना है, हमें तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है, ये ध्यान रखें। यस बेटा, ये बेसिकली बात हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। यस, अब और एक और बात करते हैं। अब देखें पीछे, जब हम लोग गैलोमीटर बना रहे थे तो मैंने क्या बोला कि ये शंट रेजिस्टेंस स्मॉल का होना चाहिए, जितना छोटा होगा और साथ के साथ ये पैरेलल में जा रहा है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इससे भी कम आएगा। यानी पैरेलल में जब रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो आर इक्विवेलेंट डिक्रीज हो जाता है, ये बात हम लोग जानते हैं, है ना। इसका मतलब एमीटर जब भी हम लोग बनाते हैं तो छोटा रेजिस्टेंस लगाने से एरर सर्किट के अंदर रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। यस, ड्यू टू, इस बात को लिखेंगे बाय एडिंग शंट रेजिस्टेंस, बाय एडिंग शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस हमारा दो काम बन जाता है, हमारे दो काम बन जाते हैं। कौन कौन से दो काम, कौन कौन से बन जाते हैं? पहला काम क्या बनता है कि सर एक तो हमने क्या बना दी, रेंज बढ़ा दी, बिल्कुल ठीक है, वी हैव इंक्रीज द रेंज ऑफ द एमीटर, बहुत अच्छे, रेंज को बढ़ा दिया। दूसरा क्या करा हमने, सर हमने साथ के साथ एरर को भी रिड्यूस कर दिया, क्योंकि आर इक्विवेलेंट ऑफ अ एमीटर यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हमने डिक्रीज कर दिया। चाहे तो इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, जी एस डिवाइडेड बाय जी प्लस एस आएगा, ठीक है। यस, हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यस, ये बात तो हम लोग पैरेलल में सीखे भी हैं कि जितना छोटा रेजिस्टेंस लगाएंगे उतना ही कम क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब एरर भी साथ के साथ क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो कई बार पूछा जाता है कि शंट रेजिस्टेंस के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्यों एडवांटेजेस है, तो रेंज बढ़ाई साथ के साथ एरर भी घटा दी। यस, ये बेसिक बातें हो गई हमारे पास बेसिकली इस एमीटर की, है ना। किस तरीके से मेजर्ड वैल्यू में एरर आता है, आई थिंक अब तुम्हें फील आ गया होगा, है ना। और ये जो बेसिक फॉर्मूला है यार, ये चाहो तो याद कर लो, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि ऐसे ध्यान रखो कि हमें मान लो कि 10 एम्पेयर का गैलोमीटर 10 एम्पेयर का एमीटर बनाना है, तो 10 एम्पेयर पे गैलोमीटर को फुल डिफ्लेक्शन शो करना चाहिए। 10 में से जो भी उसकी मैक्सिमम करंट है वो करंट उसके अंदर क्या करे, डिफ्लेक्शन शो कर दे। इस बात का ध्यान रखें। चलो, यस, आई वोंट सजेस्ट कि है ना बेटा, फॉर्मूला तुम ध्यान रखो, ये फॉर्मूला चाहो तो याद रख सकते हो, एक और दो फॉर्मूले, वैसे इनसे तुम्हारा काम बन जाएगा, है ना। स्टिल अगर कोई बच्चा चाहता है कि, और अगर तुम है ना रटना नहीं चाहते हो तो उस केस में ये कॉन्सेप्ट याद रखो। यस बेटा, अब हम लोग बात करते हैं वोल्ट मीटर की। देखो यार, वोल्ट मीटर मेजर करते हैं, सबसे पहले तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, बेसिक बातें, फिर हम आगे चलेंगे। वोल्ट मीटर, ठीक है। यस, कुछ बेसिक बातें हम लोग करते हैं। सबसे पहले बेसिकली क्या मेजर करता है वोल्ट मीटर? यस, इट मेजर्स अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। लिखें कुछ बातें। इट इज अ टू टर्मिनल डिवाइस, इट इज अ टू टर्मिनल डिवाइस, टर्मिनल डिवाइस or device which measures the potential difference across its terminals. Yes, let's say हमारे पास ये हमारा वोल्ट मीटर का सिंबल हो गया, ये उसके टर्मिनल्स हो गए। यस, किस तरीके से कनेक्ट करते हैं? जैसा हमने देखा कि सर एमीटर तो हमेशा सीरीज में कनेक्ट करता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं? यस, जिस भी रजिस्टर के अक्रॉस मुझे मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस, उसके अक्रॉस में पैरेलल में जाकर इसको कनेक्ट कर दूंगा। देखें, कुछ और बातें लिखें। आइडल वोल्ट मीटर has infinite resistance, ठीक है। इट, आगे लिखें, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब मैंने अभी आज ही बताया था,
यस स्टार्टिंग के अंदर कि अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ से सर्किट ओपन है, ठीक है, ओपन सर्किट है, यानी सर्किट वहाँ से ब्रेक हुआ है। इस तरीके से देखें, मान लो कि है ना मान लो कि ये मेरा रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस वोल्ट मीटर के टर्मिनल्स, वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दूंगा इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस। जो भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ये अपनी रीडिंग के अंदर क्या कर देगा, शो कर देगा, ठीक है। यस, एक और बात, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत इनफाइनाइट है, आइडल वोल्ट मीटर है, तो आइडल वोल्ट मीटर है तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि उसके पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। हम उसको ऐसे ट्रीट करने वाले हैं, यानी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, हम ऐसा अज्यूम करके सर्किट को सॉल्व कर लेंगे, उस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, वही इस वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। लेकिन अगर मान लो कि आइडल वोल्ट मीटर नहीं है ना, उस केस के अंदर डेफिनेटली हमें उसका रेजिस्टेंस कंसिडर करना पड़ेगा, फिर पैरेलल में आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वोल्ट मीटर एज अ रीडिंग शो करने वाला है, यानी रीडिंग चेंज हो जाएगी अगर वोल्ट मीटर आइडल नहीं हुआ। उस केस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल चेंज होने वाला है, यानी एरर प्रोड्यूस होने वाली है। जैसे हमने एमीटर में देखा था कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड करने से क्या हो रहा था, एरर प्रोड्यूस हो रही थी, उसी तरीके से वोल्ट मीटर भी पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या हो रहा था, एरर प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। जो ट्रू वैल्यू होगी वो मेजर नहीं होगी। ट्रू वैल्यू तो तभी मेजर होगी जब वोल्ट मीटर आइडल होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, इन दैट केस यस आर इक्विवेलेंट हमें इन दैट केस वोल्ट मीटर की रीडिंग कुछ अलग आएगी, जिसकी वजह से जिसको हम लोग बेसिकली जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यस ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में कुछ डिफरेंस आएगा जिसको हम लोग एरर बोलेंगे, है ना। यस, ये तो बात हो गई बेसिक है ना। यहाँ से सर्किट ओपन सर्किट मान सकते हैं। जहाँ पे भी अगर आइडल वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, आइडल वोल्ट मीटर में हमेशा करंट कितनी जाती है, 0 करंट जाती है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, ठीक है। यस, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चलो, है ना, ये तो बात होगी बेसिक। इस तरीके से कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, जहाँ पे भी जिस भी रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वहाँ जाके इसको कनेक्ट कर दें। चलो, अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अगेन छोटी छोटी बातें, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर कैसे करेंगे देखें यार, देखते हैं। चलो, लेट्स से कि हमारे पास क्या है, गैलोमीटर है, हमारे पास तो गैलोमीटर है, हम उसी से काम चलाने वाले हैं। इस गैलोमीटर को मुझे क्या करना है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। गैलोमीटर में देखो, एमीटर में तो हम एक बात सीखे थे, देखो क्या सीखे थे, देखो हमने एक शंट रेजिस्टेंस लगाया था, शंट रेजिस्टेंस, और बार बार बोल रहे थे कि छोटी वैल्यू का लेना है, स्मॉल वैल्यू का लेना है। क्यों बोल रहा था ऐसा मैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं ये चाहता हूँ कि गैलोमीटर में कम से कम करंट जाए, कम करंट जाएगी तभी तो, अगर इसमें करंट कम भेजनी है मुझे तो मैं इधर क्या करूँगा, बहुत छोटा वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दूँ, तो सारी की सारी करंट इधर से पास होने लगेगी। जितना छोटा रेजिस्टेंस लगाऊंगा उतनी ज़्यादा करंट इसमें से पास होगी और उतनी करंट उसमें से कम बहेगी, ठीक है। यस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब की बार गैलोमीटर है, गैलोमीटर क्या कर सकता है, गैलोमीटर से हम लोग वोल्ट मीटर भी मेजर कर सकते हैं। बताओ कैसे, तो हमें गैलोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस पता होगा, फुल डिफ्लेक्शन कितने पे शो करेगा ये हमें पता होगा, तो हम लोग बेसिकली ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि करंट अगर मैक्सिमम फ्लो कर रही है उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल के अक्रॉस इतना होने वाला है, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, Vg इक्वल्स टू IG इंटू जी, है ना। गैलोमीटर के अक्रॉस, गैलोमीटर जो भी पोटेंशियल है लेट से Vg मेजर कर सकता है मैक्सिमम, फुल डिफ्लेक्शन पे वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस होने वाला है, ठीक है। लेट से द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज Vg। मैं ये चाहता हूं कि ये क्या करे, अब क्या करे, इस Vg के n टाइम्स ज़्यादा वैल्यू क्या कर पाए, मेजर कर पाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गैलोमीटर को एमीटर में, सॉरी वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेट से मैं ना एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ R,
रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, यस, हाई रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, यस। गैलोमीटर में मैंने बोला कि गैलोमीटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू को मेजर कर रहा है, दैट इज वीजी। तो इसका मतलब है कि उसमें मैक्सिमम करंट आईजी जा रही है। कितनी जा रही है? हम जानते हैं कि गैलोमीटर में आईजी करंट जा रही है यहाँ से, तो इधर कितनी जाएगी? दोनों सीरीज में, तो इसमें भी आईजी जाएगी। यस, अगर मान लो कि वीजी इधर ड्रॉप हुई है ना, मैंने आर रेजिस्टेंस इधर लगा रखा है, तो मुझे करंट की हेल्प से, अगर करंट इसमें मैक्सिमम फ्लो कर रही है, फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मुझे वीजी पता चल गया है, तो मैं ये पता कर सकता हूँ कि इसके पड़ोस में जो रेजिस्टेंस लगाया गया है उसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ होगा। ठीक है, और उसकी हेल्प से मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर मेजर कर पाऊंगा। बेसिकली इस सिस्टम को whole system is known as, this whole system is known as वोल्ट मीटर। ठीक है, मैंने क्या बोला कि Vg मुझे पता है ना, तो Vg मुझे पता है, करंट कितनी फ्लो कर रही है ब्रांच में ये मुझे पता है, मैंने रेजिस्टेंस एक कनेक्ट कर रखा है इसके साथ सीरीज के अंदर, ठीक है, ऑफ वेरी हाई वैल्यू, तो मैं बता पाऊंगा कि यस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस गैलोमीटर सॉरी इन टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना होने वाला है, वही मेरा क्या हो जाएगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, इस सिस्टम को हम लोग बेसिकली वोल्ट मीटर बोल रहे हैं। अगर गैलोमीटर के अक्रॉस पता है तो मुझे इसके अक्रॉस भी पता है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, है ना, जिस तरीके से हमने यहाँ पर बोला था कि गैलोमीटर में यस कितना पार्ट गैलोमीटर में जा रहा है करंट का, उसकी हेल्प से मैं ये पता कर पाऊंगा कि एक्चुअल में करंट कितनी एंटर करी है यस ब्रांच के अंदर इसमें, ये मैं बता सकता हूँ, और वही को हम लोग बेसिकली मेजर करना चाह रहे थे। इसी तरीके से अगर गैलोमीटर में मान लो Vg ड्रॉप हुआ एट फुल डिफ्लेक्शन, तो मैं ये बता सकता हूँ कि इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा, तो मैं टोटल वैल्यू बता दूंगा कि इतने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली वोल्ट मीटर के अक्रॉस है। चलो, तो ये बेसिकली एज अ रीडिंग शो करेगा वोल्ट मीटर। लेट्स ए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल इज V, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं V इक्वल्स टू Vg प्लस Ig इंटू आर। ठीक है, करंट तो सेम रहेगी। ठीक है, V इज द रीडिंग ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ वोल्ट मीटर, Vg इज द वोल्ट मीटर गैलोमीटर रीडिंग, इसको हम लोग लिख सकते हैं यस Ig इंटू G। ठीक है, ये कितना है G इंटू आर। यस, तो G हमने Ig कॉमन निकाल लिया, R प्लस G हमारे पास आ गया, है ना, ये बेसिकली हमारे पास आ गया। ये वो रीडिंग है जो वोल्ट मीटर शो करेगा। यस, अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वापस रिपीट करता हूँ, गैलोमीटर के अक्रॉस तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो ड्रॉप हो रहा है, तो हम ये बता सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन टर्मिनल के अक्रॉस। ठीक है, यस, वही बात मैंने करी तुम्हारे साथ कि अगर मुझे क्या पता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, आर मैंने खुद ने जोड़ा है, मुझे ये भी पता है, तो मैं वोल्ट मीटर की रीडिंग बता पाऊंगा, है ना। इस बात को एक तरीके से और एन के टर्म्स में भी बोल सकते हैं। मान लो कि मैंने इसकी क्या करी, गैलोमीटर की क्षमता एन टाइम्स ज़्यादा वोल्टेज मेजर करने, यस, इस बात को मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि लेट से मैंने वोल्ट मीटर की क्षमता एन टाइम्स बढ़ा दी, सॉरी गैलोमीटर के मेजर करने की कैपेसिटी वोल्टेज वो मैंने एम टाइम्स बढ़ा दी, है ना। पहले वो केवल Vg मेजर कर सकता था, अब वो एन टाइम्स ज़्यादा मेजर कर सकता है। ठीक है, लेट से अब वो एन टाइम्स ऑफ Vg मेजर कर रहा है, बिल्कुल ठीक है यार। अच्छा, Vg की वैल्यू तो V की वैल्यू तो हमने अभी सीखी थी, कितनी है, यस, डिवीजन यस, V को हम लोग Ig इंटू
R प्लस जी लिख सकते हैं, इसको N इंटू वी जी लिख सकते हैं। यस, आई जी इंटू आर प्लस जी, इसको लिखा आई जी इंटू जी। आई जी से आई जी कैंसिल आउट कर दो यार, आई जी से आई जी कैंसिल आउट कर दिया। आर प्लस जी इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ जी आ गया। यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास आ गई n माइनस वन इंटू जी। यस, ये हमारे पास आ गई है। यस, कितना है ये? r इक्वल्स टू n माइनस वन जी। जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोग, जितने गुना मेरे को इस वोल्ट मीटर की कैपेसिटी बढ़ानी है, लेट से मैं चाहता हूँ कि वोल्ट मीटर अगर गैलोमीटर अगर 2 वोल्ट मेज़र कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा वोल्ट मीटर 10 वोल्ट मेज़र करे। यानी मैं कितने टाइम्स बढ़ाना चाह रहा हूँ इसकी कैपेसिटी मेज़र करने की? 5 टाइम्स बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो n की वैल्यू मेरे पास 5 आ जाएगी। गैलोमीटर का रेजिस्टेंस मुझे पता होगा, नोन होगा, तो मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर पाऊंगा कि कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाऊं, सो डैट मुझे क्या आ जाए मेरे पास? यस, वोल्ट मीटर बन जाए मेरा, जिस भी कैपेसिटी का 5 गुना क्षमता वाला वोल्ट मीटर मेरे पास बन जाए। आई होप फील आ गया होगा तुम्हें। न्यूमेरिकल से और ज़्यादा बेटर फील आएगा। एरर मेजर करने का वही तरीका। परसेंटेज एरर की बात करें तो परसेंटेज एरर वही होगी हमारे पास। किस तरीके से देखें? परसेंटेज एरर, यस, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू इनटू क्या करना है? इनटू परसेंटेज एरर का ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है ना, सर्किट में हमें ना बेसिकली 3 वोल्ट मीटर्स है हमारे पास ABC, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R 1.5 और 3R दे रखा है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? यस, हमें पोटेंशियल डिफरेंस या बोल सकते हैं कि इनकी रीडिंग्स बतानी है। ABC की रीडिंग्स क्या होगी, वोल्ट मीटर्स की रीडिंग्स क्या होंगी, ये हमें बताना है। यस, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि B और C की रीडिंग जो है वो सेम रहेगी। क्यों रहेगी सेम? क्योंकि ये पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है। पैरेलल में रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। इस बात से मैं बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C। ये बात तो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगर हम इसकी बात करें A वोल्ट मीटर की, तो इसकी रीडिंग कितनी होगी वो भी हम लोग कंपैरिजन से निकाल सकते हैं। देखें, यस, लेट्स से कि इसकी A है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हुआ V1। मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया कि इसके अक्रॉस V1 ड्रॉप हो रहा है। यस, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं? इसको R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, उससे मैं आसानी से बता पाऊंगा कि इसमें ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है कि इसमें ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है या बराबर हो रहा है। कंपेयर कर पाएंगे। बेसिकली क्वेश्चन जो है वो कंपेयर का है। एग्जैक्ट वैल्यू तो हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं बिना पोटेंशियल डिफरेंस के। जब तक कि मुझे x और y के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रखा, तब तक हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर A, B, C की रीडिंग्स में कंपैरिजन पूछा गया, वो हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि B और C में मुझे पता चल गया कि B और C इस ऑप्शन में बराबर है और इस ऑप्शन में बराबर है, और लिख रखा है VA इज नॉट इक्वल टू VB। तो वही चेक कर रहे हैं कि VA और VB में क्या रिलेशन है। तो देखें, यस, 1.5R है और यस, इन दोनों का पैरेलल में सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? यस, हम लोग रजिस्टर लगा देते हैं ताकि यस इसके अक्रॉस जो है रीडिंग वो लेट से V1 है और इसके अक्रॉस जो रीडिंग है लेट से वो V2 है। रजिस्टर्स निकालते हैं यार। रजिस्टर्स बराबर आ गए, उस केस में क्या होगा? यस, रीडिंग्स भी बराबर बराबर आ जाएंगी। तो देखें, 1.5R इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4.5, इन दोनों का R इक्विवेलेंट निकाल लिया, ठीक है। 43 जो हो गया, R कितना आ गया? R इक्विवेलेंट R के बराबर आ गया, R इक्विवेलेंट R के बराबर आ गया, ठीक है। यस, R के बराबर आ गया, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर इज इक्वल। जितना इसके अक्रॉस होगा, देखो इसका भी R आया, इसका भी R इक्विवेलेंट R आ गया। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस होगा। यस, ये बात तो हम लोग पहले से जानते हैं, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बात सीखी थी, ठीक है। यस, तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना इसके अक्रॉस, उतना ही
हम देख पा रहे हैं इसके अक्रॉस, क्योंकि रजिस्टर सेम है, करंट सेम बहेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर आने वाला है। यहाँ से मैं बोल पा रहा हूँ कि V1 और V2 यानी कि VA की रीडिंग और VB की रीडिंग, और VB और VC तो पैरेलल में है ही, तो वो बराबर हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यार, अ गैलोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज यूज टू मेजर द 10 एम्पियर। गैलोमीटर का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, G दे रखा है कैपिटल, 100 ओम दे रखा है, ठीक है। कितनी मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है, वो बोल रहा है कि 10 एम्पियर पे फुल डिफ्लेक्शन शो कर देता है। मैक्सिमम करंट यूज टू मेजर 10 एम्पियर, यस IG दे रखी है बेसिकली, ठीक है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाली करंट दे रखी है ना। यस, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ शंट इफ वी वांट टू मेजर 50 एम्पियर। मेरे से क्या पूछा गया है, मेरे से बोला गया है कि बताओ S का वैल्यू कितना हो। एमीटर बनाते हैं तो यस हम ये जानते हैं कि हमें शंट लगाना पड़ता है, कि स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल लगाना पड़ता है, उसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस गैलोमीटर इनटू अ एमीटर ऑफ 50 एम्पियर। यस, मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ, ये मेरा गैलोमीटर हो गया, ठीक है। यस, गैलोमीटर में मैक्सिमम करंट कितनी जा सकती है, जैसा बता रखा है कि 10 एम्पियर मैक्सिमम करंट जा सकती है। मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, यस इस शंट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, जब ये कितनी मेज़र कर पाए करंट, 50 एम्पियर करंट मेज़र कर पाए। यस, एक तो हमारे पास फॉर्मूला है कि फॉर्मूले से डायरेक्ट कर लो, एक मैंने बोला था कि चाहो तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हो। मैं ये जानता हूँ कि अगर इसमें टोटल 50 है करंट मेज़र करना चाह रहे हैं 50 एम्पियर, तो 10 एम्पियर करंट लेट से गैलोमीटर में गई, है ना, गई। तो कितने टाइम्स हो गया, 5 गुना क्षमता हम इसकी ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, 5 गुना गैलोमीटर के कंपैरिजन में मेज़र करना चाह रहे हैं करंट, है ना। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, यस 5 हो जाएगा। हमें याद हो तो हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था, उस तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। देखो यार, ये वो फॉर्मूला है जिसे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं यहाँ से शंट का वैल्यू। गैलोमीटर का रेजिस्टेंस पता है, इसका n का वैल्यू 5 हो जाएगा, 5 - 1 4, 100/4 दैट इज 25 आ जाएगा शंट का रेजिस्टेंस। लेकिन मुझे बेसिक तरीके से भी आना चाहिए। देखें बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, फॉर्मूलेज रटने की जरूरत है नहीं। यस, 50 में से 10 इधर चले गई तो इधर कितनी आएगी, तुम बोलोगे सर 40 एम्पियर जाएगी, बिल्कुल ठीक है यार। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का और यहाँ का सेम है, बस बेसिक बात हमें पता होनी चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम है, तो 10 इंटू रजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 40 इंटू एस। यस, यहाँ पर इस नोड पर KCL लगा देंगे, 50 एम्पियर करंट आ रही है, 10 एम्पियर इधर चले गई, फिर 40 एम्पियर इधर आ जाएगी। मैं ये जानता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा सर, इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही इसके अक्रॉस रहेगा। मैंने जैसे बोला एक तरीका तो है फॉर्मूला यूज़ कर लो, फॉर्मूले से एक बार में आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला हमने पढ़ा था S = G × n-1। हम लोग इस गैलोमीटर की क्षमता 5 गुना बढ़ाना चाह रहे हैं, तो n की वैल्यू 5 हो गई, 5 - 1 दैट इज़ 4। गैलोमीटर की वैल्यू कितनी है, 100/4 दैट इज़ 25 ओम। तो शंट आ गया हमारे पास 25 ओम, ठीक है। इधर से देखें बेसिक तरीका क्या होने वाला है, ये होने वाला है 40 × S, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो 40 × S। V = IR यूज़ करें, करंट इंटू रजिस्टेंस, इसके अक्रॉस ओम्स तो लगाए, रजिस्टेंस इसका पता है G है, 10 × G, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना होगा, करंट इंटू रजिस्टेंस, इसके अक्रॉस कितना होगा, करंट इंटू रजिस्टेंस, दोनों बराबर होंगे। यस, आ गया हमारे पास G, तो हमारे पास आ चुका है यस S = G/4, एंड ये कितना आ जाएगा, G का वैल्यू 100 है, 25 ओम आ जाएगा। यस बेटा, ये हमारे पास आ गया, है ना। एक और क्वेश्चन देखें, if an emitter 0.2% of main current passes through a galvanometer, टोटल करंट की 0.2% कहाँ हो रही है, यस गैलोमीटर में से पास हो रही है। जैसा कि हमने यहाँ पे भी देखा कि कुछ पार्ट करंट का इसमें जा रहा था, बाकी का पार्ट इसमें जा रहा था। तो यहाँ पे भी वो बोलना चाह रहा है कि टोटल की 0.2% जो है वो हमारे गैलोमीटर में जा रही है, ठीक है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर इज G, देन रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी। वो क्या कहना चाह रहा है कि ये हमारा गैलोमीटर है, लेट्स से कि हमारे पास हमने एक एमीटर बनाया जिसका शंट रेजिस्टेंस कितना है, यस S है। ये हमारा हो गया। यस, हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं यस हम करंट, वो बोल रहा है कि अगर 100I करंट है तो इसमें से कितनी करंट, 0.2%, यानी कि 100 का 1%, 10% कितना हुआ 10, 100 का 1% कितना हुआ 1,
और 0.2% कितना हो गया, 0.2 I हो गया। इतनी करंट इसमें जा रही है, टोटल की इतनी करंट इसमें जा रही है। अब क्या बोलना चाह रहा है, इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G, इसका रेजिस्टेंस G है, देन रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी, इसका रेजिस्टेंस हमसे पूछा गया है। आसान है, कर सकते हैं। यस, एक तो वही तरीका n-1 इंटू G कर दो, कितने गुना करंट इसमें जा रही है हम लोग देख सकते हैं। 0.2 I से कितने टाइम्स करंट हम लोग ज़्यादा मेजर कर पा रहे हैं वो निकाल लो, n का वैल्यू निकाल कर n-1 इंटू S बराबर G कर दो। दूसरा तरीका वही है, बेसिक तरीका। अब 100 में से 0.2 I करंट तो कहाँ चलेगी, गैल्वेनोमीटर में चलेगी, तो बची कितनी, तुम बोलोगे बची सर 99.8 I बच गई। ध्यान रखना ये कैलकुलेशन का, ठीक है। 99.8 I करंट जो है ये इसमें चले गई। अब क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ कर लेंगे। 99.8 इंटू I है ना, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है S इज इक्वल्स टू 0.2 I इंटू G। यस, पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, पॉइंट से पॉइंट। यस, I से I कैंसिल आउट हो गया, S का वैल्यू मेरे पास G/2 से कैंसिल आउट हुआ तो 499 आ जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ठीक है। यस बेटा, ये मेरे पास आ जाएगा। अब देखें सेकंड मेथड, देखें सेकंड मेथड से भी यही आने वाला है। सेकंड मेथड यूज़ कर सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड तरीका, है ना। फॉर्मूला बेस्ड तरीके से कैसे करोगे, तुम बोलोगे सर n-1 इंटू S इज इक्वल्स टू G कर दीजिए। बहुत अच्छे, नंबर ऑफ कितने टाइम्स हमने क्षमता बढ़ा दी है हम लोग वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, वही बात है यार, 0.2 I इंटू n टाइम्स हमने क्षमता बढ़ा दी और अब हो गई क्षमता उसकी 100 I मेजर करने की। पहले कितनी थी, 0.2 I मेजर करने की, कितने गुना क्षमता बढ़ा दी वो निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे, 1000 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 500 हो गया। तो 500 माइनस 1 499 हो गया। 499 इंटू S G, तो S इज इक्वल टू कितना हो गया, G डिवाइडेड बाई 499 हो गया। इतना वैल्यू ये क्या कर सकता है, ये मेजर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए यार। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस S ओम, है ना। सवाल को ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्टिंग हो सकती है इस सवाल की। यस, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G शंटेड बाय रेजिस्टेंस, हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस G है, ठीक है यार, शंटेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ S ओम, S ओम का शंट रेजिस्टेंस लगा दो। शंट का मतलब होता है स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, शंट रेजिस्टेंस का मतलब पैरेलल में लगाना है। स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस है, कितना है, S है। टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज, मेन सर्किट का मतलब ये वाला जो सर्किट है वो क्या कहना चाह रहा है, इसको समझे कि इस सर्किट के अंदर करंट अनचेंज रहे, इस सर्किट में करंट अनचेंज रहे, ठीक है। क्योंकि सर्किट में करंट चेंज क्यों होगी, क्योंकि मैं शंट रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो ओवरऑल R इक्विवेलेंट डिक्रीज हो जाता है। जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में, उससे भी कम वैल्यू हमारी R इक्विवेलेंट की आती है। जैसे कि 6 और 2 को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया तो मैं देखूंगा कि जो R इक्विवेलेंट आएगा, जैसे 6 और 3 मैंने पैरेलल में कनेक्ट किए, ठीक है, 6 और 3 को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो मेरा R इक्विवेलेंट आएगा 2 ओम, जो कि 6 और 3 से भी छोटा है। इसका मतलब अकेला पहले G था तो लेट से कि I करंट फ्लो कर रही थी। अब मैंने शंट में और रेजिस्टेंस छोटा लगा दिया तो R इक्विवेलेंट और छोटा आएगा मेरे पास। अब की बार तो इसकी वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी, R इक्विवेलेंट डिक्रीज हो जाएगी तो करंट ज़्यादा बहेगी, बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूं, टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज, शंट रेजिस्टेंस लगाने से जो मेरी करंट डिक्रीज हो रही है वो नहीं हो, वो मैं चाहता हूं ऐसा। तो वो द रेजिस्टेंस दैट शुड बी पुट इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। अच्छा, R इक्विवेलेंट उतना ही आ जाए, कितना, जितना इनिशियली था। इनिशियली कितना था, यस, इनिशियली गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G था, करंट लेट से I फ्लो कर रही थी। मैं क्या चाहता हूं, अभी भी इस सर्किट में शंट लगाने के बाद R इक्विवेलेंट डिक्रीज हो गया, लेकिन ओवरऑल करंट अभी भी उतनी ही एंटर करे। तो कितना रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में लगाऊं सो डैट करंट पहले जितनी ही इसके अंदर एंटर करे। उसके लिए मैं सिंपल सी बात जानता हूं कि इसका जो सर्किट का रेजिस्टेंस है, लेट से मैंने X रेजिस्टेंस इसके साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो मैं ये जानता हूं कि इसका जो R इक्विवेलेंट आएगा अगर वो G के बराबर आ गया, उस केस में इस सर्किट में भी उतनी ही करंट फ्लो करेगी जितनी कि अकेले गैल्वेनोमीटर में करंट
जा रही है। इसका मतलब ये जो सम आएगा हमारे पास वो कितना आना चाहिए, जी के बराबर आना चाहिए। यस, अब हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। जी इंटू एस पैरेलल में है तो जी प्लस एस प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, जी हो गया। यस, कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। यस, x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू g माइनस जी एस जी प्लस एस एक्स इज इक्वल्स टू जी प्लस एस माइनस जी एस अपॉन जी प्लस एस हो गया। जी स्क्वायर जी एस कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा जी प्लस एस। बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस देखो, अ गैलोमीटर हैज अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम गिव्स अ फुल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 मिली एम्पियर। गैलोमीटर का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, यस कॉइल रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 100 ओम, ठीक है, यानी कि जी दे रखा है, फुल डिफ्लेक्शन यानी कि आई जी दे रखा है। आई जी कितना दे रखा है, 30 मिली एम्पियर दे रखा है। बहुत अच्छे यार। If it works as a voltmeter of 30 volt range, the resistance required to be added is। अब की बार वोल्ट मीटर बनाना है गैलोमीटर से। बहुत अच्छे, बना देते हैं यार। ये हमारे पास मान लो गैलोमीटर था, वोल्ट मीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है। ये हमारे पास जो आएगा एज अ सिस्टम, दिस होल सिस्टम इज गोइंग टू वर्क एज अ वोल्टमीटर, ठीक है। ये बात तो याद होगी यार, है ना। हम ये जानते हैं कि जितनी करंट इसमें जाएगी उतनी ही करंट इसमें जाने वाली है, ठीक है। यस, इतनी करंट इसमें जाने वाली है। लेट्स सी कि टोटल वोल्ट V है इसके अक्रॉस, उसमें से VG इधर आएगा और VR इधर आएगा, ठीक है। यस, तो हमें वोल्ट मीटर कितनी रेंज का बनाना है, 30 वोल्ट का, यानी V की वैल्यू 30 वोल्ट चाहिए। कर सकते हैं यार, है ना। वैसे तो वो वाला जो N वाला फॉर्मूला है वो बढ़िया वर्क करेगा इधर भी, क्योंकि क्षमता कितनी है देखो, VG की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, रेजिस्टेंस मुझे दे रखा है, करंट मुझे दे रखा है 30 एम्पियर। पहले VG निकाल लेते हैं। VG इक्वल्स टू IG इंटू गैलोमीटर का रेजिस्टेंस। VG कितना आ गया, VG आ गया हमारे पास 30 मिली एम्पियर इंटू 100। यस, VG इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट, ये हमारे पास हो गया। यस, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है गैलोमीटर का, है ना, वो हमारे पास 3 वोल्ट है, यानी मैक्सिमम वोल्टेज इसके अक्रॉस जो ड्रॉप हो सकता है वो 3 वोल्ट है। मुझे उससे 10 गुना ज़्यादा वोल्टेज मेज़र करना है, यानी एन का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। यस बेटा, देखो हम याद हो तो हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई वैल्यू का कि लो वैल्यू का, याद करो। यस, हम चाहते हैं कि कम वोल्टेज इधर ड्रॉप हो, क्योंकि इसके पास ज़्यादा क्षमता नहीं है वोल्ट मेज़र करने की, ये बहुत स्मॉल करंट को मेज़र करता है ना। तो हम चाहते हैं कि सारी की सारी वोल्टेज इधर ड्रॉप हो जाए, इसलिए हम लोग रेजिस्टेंस ज़्यादा वैल्यू का लेंगे। यस, ये हमारी कंस्ट्रक्शन की बात होगी। चलो, ये तो VG आ गया हमारे पास। देखो यार, अब क्या करना है, मुझे 30 वोल्ट मेज़र करना है। देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, प्लस माइनस, तो मैं के इधर यूज़ कर सकता हूँ बेसिक प्रिंसिपल, टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू V इक्वल्स टू VG प्लस VR लिख देता हूँ यार। अच्छा, कितना है, ये तो 30 वोल्ट है। VG कितना है, VG मेरे पास आ रहा है, गैलोमीटर का वोल्टेज मेरे पास आ रहा है, हमने कैलकुलेट किया 3 वोल्ट, तो VR कितना आ जाएगा, निकाल लेते हैं। VR मेरे पास आ जाएगा 27 वोल्ट आ जाएगा। यस बेटा, 27 वोल्ट हमारे पास आ गया। तो VR को मैं IG इंटू R लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं यार, IG इंटू R। 27 वोल्ट ये है, करंट कितनी बह रही है, करंट हमारे पास IG है 30 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर इंटू R। तो 27/30, मिली को उधर लेके जाऊंगा तो किलो बन जाएगा, किलो ओम बन जाएगा। यस, ठीक है, 3 9 जा 27/10 किलो ओम, 0.9 हो जाएगा, 0.9 किलो ओम हो गया, या ऐसा बोल दो 900 ओम हो गया। देखो ये बहुत हाई वैल्यू आ रही है, यहाँ से पता चल रहा है कि वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा हाई आ रही है। यस, 900 ओम, और गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना था,
100 ओम, बहुत उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस लगाया गया है। दूसरा तरीका n टाइम्स, कितने गुना ज़्यादा क्षमता बढ़ाने चाह रहे हैं हम लोग, 10 गुना ज़्यादा क्षमता बढ़ाना चाह रहे हैं वोल्टेज मेज़र करने की। ये 3 वोल्ट मेज़र कर सकता है और हम 30 वोल्ट मेज़र करवाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू हमने सीखा, यस सॉरी हाँ R इज इक्वल्स टू हमने सीखा n-1 इंटू जी, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। कितने गुना, 10 गुना, 10 - 1 इंटू कितना 100 हो गया, तो ये कितना हो गया 900 ओम हो गया, ठीक है। ये मेरा कौन सा तरीका हो गया, यस ये मेरा फॉर्मूला बेस्ड तरीका हो गया या सेकंड मेथड हो गया। आई वुड से कि फॉलो दिस बेसिक मेथड, तुम्हें याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें कुछ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, यस दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT 2008, है ना, और अच्छा क्वेश्चन है ना। ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी है, देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गैलोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, हम लिख लेते हैं गैलोमीटर हमारा कितना है 50 ओम का है, यस टू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट अलॉन्ग विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 229 ओम। हमने गैलोमीटर को कनेक्ट कर रखा है 3 वोल्ट की बैटरी से अलॉन्ग विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 इन सीरीज, ठीक है। देखें सबसे पहले हम लोग सर्किट बना लेते हैं। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि एक गैलोमीटर है, बहुत अच्छे, उसके साथ एक क्या है, एक रेजिस्टेंस है, बहुत अच्छे, कितना है 2950, ठीक है। और बैटरी कनेक्ट कर रखी 3 वोल्ट की, बैटरी कनेक्ट कर दी, कितने वोल्ट की 3 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखी है, 3 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम है। करंट निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, IG की वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत अच्छे। गैलोमीटर IG यही तो करंट होगी जो गैलोमीटर में जा रही है, ठीक है। IG की वैल्यू निकाल लो यार, बहुत अच्छे। कितना हो जाएगा ये 2950 प्लस 50 3000, तो 3/3000 हो गया, तो ये कितना हो गया 1 मिली एम्पियर करंट मेरे पास आ गई, यस। टोटल रेजिस्टेंस 3000, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 3 का, 3 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू करंट आ गया। आई होप ये तो छोटी सी बात समझ ही आ गई होगी। अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिवीजन ऑब्टेन इन गैलोमीटर, यानी कि ये मैक्सिमम करंट बोलना चाह रहा है ना, वो ये बोलना चाह रहा है कि ये जो करंट बहेगी इस पे गैलोमीटर फुल डिफ्लेक्शन शो करता है, तो ये हमारी IG करंट हो गई इसलिए, ठीक है, यस। अच्छा कितने डिवीजन है, 30 डिवीजन है ना, तो 30 डिवीजन्स की हेल्प से गैलोमीटर 1 मिली एम्पियर करंट शो कर पाता है। 30 डिवीजन पर 1 मिली एम्पियर शो होता है, तो पर डिवीजन कितना करंट वो मेजर कर रहा है वो हम लोग निकाल सकते हैं। पर डिवीजन यस 1 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 30 कर दो, है ना। तो अगर एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन हो रहा है तो इतनी करंट उसमें बह रही है। अब वो बोल रहा है इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स डिफ्लेक्शन टू 20 डिवीजन द रेजिस्टेंस सीरीज शुड बी, इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस ऐड करे सो दैट गैलोमीटर के अंदर केवल और केवल 20 का डिफ्लेक्शन हो, है ना, 20 डिफ्लेक्शन शो हो। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें करंट पता होनी चाहिए कि 20 डिफ्लेक्शन पे कितनी करंट बेसिकली इस गैलोमीटर में से फ्लो कर रही होगी। तो हम जनरल एप्टीट्यूड जानते हैं कि सर 30 डिवीजन पे 1 मिली एम्पियर, तो एक डिवीजन पे इतनी, तो 20 डिवीजन पे कितनी हो जाएगी, यस 20 डिवीजन के ऊपर हमारे पास हो जाएगी 20/30 मिली एम्पियर, और ये कितनी हो गई, तुम बोलोगे सर ये हो गई 2/3 मिली एम्पियर हो गई, ठीक है, यस। अब ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि 2/3 मिली एम्पियर बेसिकली करंट है, यस। अब हमें क्या करना है, अब हमें द रेजिस्टेंस इन सीरीज, वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो सीरीज में हमें ऐड करना चाहिए ताकि करंट डिक्रीज हो जाए, कितनी डिक्रीज हो जाए 2/3 मिली एम्पियर रह जाए। चलो ठीक है, सर्किट में लेट से अब की बार सर्किट को मॉडिफाई कर रहे हैं, मुझे इस के अंदर जो करंट जा रही है वो मुझे पता है कितनी करंट चाहिए, मुझे चाहिए अब की बार 2/3 मिली एम्पियर, बहुत अच्छे, यस। ये रेजिस्टेंस कितना है, तुम बोलोगे सर 2950, यस। गैलोमीटर कितना है, गैलोमीटर रेजिस्टेंस है 50 ओम, यस। कितनी करंट है 2/3
2/3 मिली एम्पियर करंट। यस, लेट्स से आर रेजिस्टेंस इसके अंदर कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि करंट अब सर्किट के अंदर 3 मिली एम्पियर की जगह 1 मिली एम्पियर की जगह 2/3 मिली एम्पियर बह रही है। चलो अब देखें, अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हम जानते हैं 3 डिवाइडेड बाय 2, इसका है 50, तो 3000 ओम प्लस आर इज इक्वल्स टू कितना चाहिए, 2/3 मिली एम्पियर चाहिए। ठीक है, यस, 3 3 ज़ा 9, 6000 प्लस 2R। यस बेटा, यस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इंटू 10 की पावर -3 भी है, ये ध्यान रखना। तो 9 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू आर हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000 हो गया, इज इक्वल्स टू आर हो गया। कितना आ जाएगा ये हमारे पास आ गया 1.5, तो रेजिस्टेंस आ गया 1500 ओम, आंसर आ जाएगा। यस बेटा, ये हमारे पास आंसर आ गया कि अगर हम लोग इतना रेजिस्टेंस लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर 20 डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि उसमें जब 20 डिफ्लेक्शन कब शो करता है, जब उसमें इतनी करंट फ्लो करती है 2/3 मिली एम्पियर। यस बेटा, थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड हैव अ नाइस डे। गैल्वेनोमीटर के ऊपर बेस्ड है ना, वोल्ट मीटर के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है जाके ट्राई कर सकते हो। यस।